बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम व्यूअरशिप और तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, हॉस्पिटल में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग डिफरेंट कैटेगरीज पे हमारे साथ कम्युनिकेशन भी करते हैं, सवालों जवाब भी करते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं और उनके बेशुमार सवाल होते हैं जो कि वो हेल्थ से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे सामने रखें और वो उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इसमें हम बात करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन क्या है, प्लास्टिक सर्जरी की कैटेगरी में कौन कौन सा पेशेंट आता है, अगर कोई पेशेंट जल गया है, कट गया है, कोई एक्सीडेंटल उसका कोई इशू हो गया या बाय बर्थ कोई उसकी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल कोई ऐसे मामलात आ गए हैं, कोई ऐसी चेंजिंग आ गई हैं जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों के होंठ, तालू, इस तरह के सिस्टम होते हैं, या किसी का कोई कान डैमेज है या किसी का कोई चेहरे की कोई ऐसी चीज़ डैमेज है कि उसको प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू कैसे जो ठीक किया जा सकता है। और एक प्लास्टिक सर्जन जो है वो अपनी डोमेन में रहते हुए वो किस तरह डिफ़ाइन करता है कि इस मरीज़ को किस कैटेगरी पे ले जाके इसको डायग्नोज कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कितना लंबा प्रोसेस होगा, सर्जरी कब करनी है, इन सारे मौज़ूआत पर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आज इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जिन मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है, जिनका नाम बाखूबी आप वाकिफ़ होंगे। जैसे ही आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, किसी भी जगह पे देखते हैं, हर तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सर आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान शहजाद, जो कि कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, अपनी मसरूफियत में से कुछ टाइम निकाला। और हमारा सर ये पर्पज़ ये होता है कि हेल्दी लिविंग अवेयरनेस एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर पब्लिक हेल्थ, कि हमारी जो पब्लिक है उसको पता होना चाहिए कि जब मेरी बॉडी पे कोई सिम्टम आ गया, कोई चेंजिंग आ गई, तो अब मैंने कौन सी स्पेशलिटी में जाके इलाज करवाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी। मैं बेसिकली लाहौर से रहने वाला हूँ और एक लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक़ था। मेरे फादर जो है वो एक शॉपकीपर थे सर। तो आप समझ सकते हैं कि उन हालात में एक पेरेंट्स की ये ख्वाहिश हो कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, ये उनकी दुआओं का ही सिला है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बिल्कुल। मैट्रिक एफएससी मैंने लाहौर बोर्ड से की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में 2002 में एडमिशन हुआ सर, जहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की सर। और फिर उसके बाद मैंने प्लास्टिक सर्जरी को अपना फ्यूचर के तौर पे ज्वाइन किया। सर। मेरी स्टार्ट की ट्रेनिंग जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल की थी सर। और फिर उसके बाद जो है वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए मैं जिना हॉस्पिटल में, प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा फेमस डिपार्टमेंट था सर। जो कि अब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन चुका है, जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर। ठीक। मैंने 13 साल जो है ना वो वहाँ पर सर्व किया है, रेजिडेंट के तौर पे, फिर कंसल्टेंट के तौर पे, फिर एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। तो प्लास्टिक सर्जरी की जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने बर्न एंड अपर लिम्ब रिकन्स्ट्रक्शन में अपना इंटरेस्ट बढ़ाता चला गया और फिर जो है वो इसी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने सिंगापुर में हैंड की एक फेलोशिप ज्वाइन की अगस्त 2023 में। ठीक। और मैं विजिटिंग प्लास्टिक सर्जन हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी। वहाँ पे जो हार्ट, दिल के बाईपास जो उनके वुंड्स ख़राब होते हैं वहाँ पे वो ऑनरेरी मैं वहाँ जाकर पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ। ठीक। तो अभी मैं करंटली सरगोदा मेडिकल कॉलेज में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह
अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक और ये आपके तवस्सुल से कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आज प्लास्टिक सर्जरी की थोड़ी अवेयरनेस लोगों तक जो है ना वो फर्दर पहुँचाई जाए जो। ठीक। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी में आपका इंटरेस्ट कैसे शो हुआ कि मैं प्लास्टिक सर्जरी में ही जाना है? अच्छा, वैसे ऐसा था कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी का नाम भी नहीं पता था। ठीक है। यानी अपनी लाइफ में जब मैं मेडिकल कॉलेज और जब मैं जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग में गया तो चूँकि हमारे ना तो कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी थी और ना ही लाहौर जनरल हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट था। ठीक। तो वहाँ पर हमारी डिपार्टमेंट में एक मेरे एक फ़र्स्ट टीचर हैं, अब वो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जनाब बर्न सेंटर के प्रोफेसर यावर सज्जाद। जी। तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और सर ने बड़ी कह लें कि एक शफ़क़त फरमाई। तो ग्रेजुअली उनकी वजह से कह लें कि मैं आज एज अ प्लास्टिक सर्जन यहाँ पर जो है ना वो बैठा हुआ हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये प्लास्टिक सर्जरी में जब हम देखते हैं कि डिफरेंट स्पेशलिटी में जब लोग जाते हैं तो वो बड़ा उनको एक चाम होता है कि जी मैं इसमें जा रहा हूँ। तो प्लास्टिक सर्जरी में आने के बाद जो इस तरह के हमारे जैसे मुल्क के अंदर कॉम्प्लिकेशंस और इस तरह के केस देखने के बाद तो आपने क्या फील किया, ये फैसला सही था आपका? मैं ना सिर्फ ये फ़ैसला ठीक था बल्कि अब तो जो भी मेरे से ये पूछता है ना कि मैं किस फील्ड को ज्वाइन करूं, मैं ऐसे कहता हूं कि आप प्लास्टिक सर्जरी में आए। क्योंकि ऐसा है कि प्लास्टिक सर्जरी लास्ट 30 इयर्स में पाकिस्तान में आई। उससे पहले प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल नहीं थी। डिफरेंट सर्जन जो है ना वो मुख्तलिफ सर्जरीज खुद ही किया करते थे। तो लेकिन इन 30 सालों में प्लास्टिक सर्जरी ने दुनिया में जितनी तरक्की की है शायद किसी भी फील्ड ने नहीं की। तो एक वो चीज़ जो अब होती है 30 साल पहले वाले प्लास्टिक सर्जन को बताएं ना कि ये चीज़ हम कर रहे हैं तो वो हैरान रह जाता है कि यार ये चीज़ पॉसिबल है। यानी वो इतनी प्लास्टिक सर्जरी ने वो तरक्की की है। तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। यानी हम माइक्रो सर्जरी करते हैं तो दुनिया सुपर माइक्रो सर्जरी पे चली गई हुई है, सुपर से सुपरा माइक्रो सर्जरी। यानी ये चीज़ें चलती ही चली जा रही हैं, रुक नहीं रही। ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बल्कि मैं दूसरों को भी एडवाइस करूँगा कि इस फील्ड को एज अ फ्यूचर बहुत अच्छा ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे जो व्यूअरशिप है, ये जितने भी लोग हमें कभी भी सुनेंगे, कभी भी सर्च करेंगे, कभी भी स्क्रॉल करेंगे, तो वो कैसे ये समझें कि प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन क्या है? एक प्लास्टिक सर्जन की डोमेन में कौन कौन से केस आते हैं? आम लेमन लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें ना तो प्लास्टिक सर्जरी, वैसे तो जैसे ही प्लास्टिक सर्जरी का नाम आता है लोगों के जहन में एक ही चीज़ आती है कि खूबसूरती की सर्जरी। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की दो बहुत बड़ी डोमेन्स हैं सर, जिनमें कॉस्मेटिक सिर्फ उसका एक पार्ट है सर। यानी 10 to 15% जो प्लास्टिक सर्जरी है ना वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। ठीक। बाकी जो 80 to 85% प्लास्टिक सर्जरी है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। ठीक। कॉस्मेटिक सर्जरी में जैसे हेयर ट्रांसप्लांट आता है, लाइपोसक्शन आती है, फेस लिफ्ट आता है, नेक लिफ्ट, यानी बॉडी को खूबसूरत करने के लिए वो सारा कुछ किया जाता है, सर्जरीज की जाती हैं। लेकिन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ये वक्त की ज़रूरत भी है और लोगों की भी ज़रूरत है। ठीक। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मसलन किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जिल्द उतर जाती है, कोई जल जाता है, उसकी स्किन वहाँ से जल जाती है, उसको रिप्लेस करना होता है। जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, हाथों के डिफेक्ट होते हैं, पाँव के डिफेक्ट होते हैं, इसी तरह जिल्द के कैंसर होते हैं, इस तरह सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास होते हैं, नर्व इंजरीज़ हैं। यानी ये बहुत बड़ी डोमेन है जिसको कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कवर करती है। ठीक। तो ये दो मेन बड़ी इसकी अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये प्लास्टिक सर्जरी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जो कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं वो आपकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी नहीं कर सकते? नहीं, दोनों ही, जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो दोनों ही काम करता है। ठीक है। वो कॉस्मेटिक सर्जरी भी करता है और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी करता है। कुछ जगह पे हमने देखा ना, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेरे ख्याल एमबीबीएस नहीं होते और उन्होंने सिंपल सा वो किया होता है। इसमें चलें, आपके प्रोग्राम से ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि अनफॉर्चुनेटली अब ये हो चुका है कि लोग छोटे छोटे कोर्स करके 6-6 महीने के, 3-3 महीने के आ जाते हैं और उन्होंने कॉस्मेटिक सेंटर्स खोले होते हैं। लेकिन जब
उनकी कॉम्प्लिकेशन आती है ना, तो वो प्रेजेंट प्लास्टिक सर्जन के पास ही करती हैं। ठीक है। क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास उनका उस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं ट्रेनिंग होती ही नहीं है। एक तो जिस तरह आपने बताया कि वो एमबीबीएस भी नहीं होते, लेकिन जो इवन एमबीबीएस डॉक्टर है वो भी कॉस्मेटोलॉजी नहीं डील कर सकता। ऐसे ही वो 3 से 6 महीने पढ़ के अगर वो ये अगर उसके माइंड में आ जाता है कि मैं कॉस्मेटिक मैं ऑल इन ऑल हूँ, तो वो अनफॉर्चुनेटली हो क्या गया है कि ये अब जो कोर्सेज हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो क्या करते हैं, इनके सर्टिफिकेट लेते जाते हैं और वहाँ जाके स्पीकर्स को सुनते रहते हैं। वो समझते हैं कि राइनोप्लास्टी ऐसे ऐसे इंसिजन देना है, ऐसे ऐसे कार्टिलेज को ऐसे करना है, लो ये तो मैं भी कर लूँगा। बट उसके लिए एक ट्रेनिंग है, एक जर्नी है। ऐसे ही फिर ये होता है कि जब आप रेजिडेंसी कंप्लीट करते हैं, आप अपने पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भी आपका लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बस आपने उसके बाद जो है ना वो कॉस्मेटिक के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे कॉस्मेटिक सेंटर्स में तो बिल्कुल भी लोगों को नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर जो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है उसके पास जाना चाहिए, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से भी अपने आप को बचा सकें। क्योंकि आप देखें कि जब हम लोग ट्रेनिंग से गुजरते हैं तो अनाटोमी, फिजियोलॉजी, फिर आपकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आपको बखूबी अंदाज़ा होता है। बिल्कुल। तो फिर आपको ये पता भी होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी तो इसको मैंने किस तरह कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे जो छोटे मोटे सेटअप होते हैं ये वक्ती तौर पे नखार तो पैदा करते हैं लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म जो है ना वो साइड इफेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन, एक आम आदमी अगर ये जानना चाहे कि एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन जो है वो उसको मैं कैसे जज करूं, तो वो आपकी नज़र में एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन कैसा होता है? अच्छा, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने उससे काम करवाना है ना, वो उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हो। ठीक है। अच्छा, एक्सपर्टीज़ का ये मतलब नहीं है कि बस उसके पास एक डिग्री हो। मसलन हमारे यहाँ FCPS 2 एक जो है ना वो माना जाता है कि जी ये मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी उसने उस फील्ड में महारत हासिल की हो, उसने बार बार वो प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस कितनी है उसकी, वो प्रोसीजर उसने कितना हो चुका है। यानी कि अब देखें कि अगर वो ऑपरेशन करने, अब पेशेंट को तो वैसे बज़ाहिर नहीं पता लगेगा कि वो ऑपरेशन करने जाएगा तो वो कितनी उसको ईज़िली वो परफॉर्म करके आ जाएगा, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि जो मेरी निगाह में कि जो एक्सपर्ट सर्जन होगा ना उसके पास अपने पेशेंट का डाटा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल। यानी वो पेशेंट को कन्विंस करने के लिए ना वो दिखाएगा अपना काम कि ये देखें जी ये मैंने प्री ऑप पिक्चर्स हैं, ये पोस्ट ऑप। प्लास्टिक सर्जरी में जो पिक्चर्स है ना सर, ये हमारा समझे असासा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो उसमें ये होता है कि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो अब सर दुनिया इस नहज पे चली गई हुई है कि अब ना वो सुप्रा स्पेशलिटी का दौर आ चुका है बिल्कुल। यानी कि अब सपोज़ किसी ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाना है तो वो ऐसे शख्स से जाकर करवाए कि जो वाकई उसको अपने रिज़ल्ट्स दिखाए कि ये देखें जी ये मेरे रिज़ल्ट्स हैं, ये मैंने सर्जरीज़ की हुई हैं। इस तरह रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का आपको कैटेगोरिकली वो पिक्चर्स पेशेंट की दिखाएगा तो आपकी एक सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है कि ये एक्सपीरियंस सर्जन है। तो वरना तो ये होता है कि आप जिसके पास भी जाएंगे वो कहेगा ठीक है जी मैं कर सकता हूँ, बट ये है कि अगर ये एक जैसे हमारे किसी भी लॉयर के पास जाएं तो हर केस को कहता मैं हर केस को मैं भी कर सकता हूँ, कर तो लेते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर वो देखें एक सर्जन ने पहला केस करना है, बिल्कुल ऐसे, और एक सर्जन ने 10वां केस करना है, 20वां केस करना है, तो वो कितनी आसानी से कर सकेगा, उसका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा हो चुका होगा। अच्छा सर, हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ चूँकि आबादी का तनासब भी बहुत है और 70% to 80% पॉपुलेशन जो है वो वेल अवेयर भी नहीं है, उनको उस तरह की रसाई भी नहीं है। अगर वो जल जाते हैं, कोई बर्न हो जाता है, आग में जल गया, झुलस गया, तो एक आम आदमी कैसे ये समझे कि अब ये मेरा केस प्लास्टिक सर्जरी का है? अच्छा, वो जैसे फील्ड डिवाइड होती है ना वैसे ही ये चीज़ें भी डिवाइडेड हैं। ठीक। अब ये होता है कि जो बर्न के केसेस है ना, नॉर्मली होता ये है कि ये जीपीज़ के पास प्रेजेंट करते हैं, ठीक, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास प्रेजेंट करते हैं, जनरल सर्जन के पास प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कितना है उसमें,
ठीक। क्या वो पहला केस डील कर रहे हैं या वो कंटिन्यूसली केस डील करते रहते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि प्लास्टिक सर्जन जो होता है उसकी स्पेशलिटी ही यही है ठीक है। कि वो बर्न रिकंस्ट्रक्शन में उसकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिना बर्न सेंटर, म्यो बर्न सेंटर, मुल्तान बर्न सेंटर, यानी ये बड़े बड़े जो बर्न के इंस्टीट्यूट हैं ये प्लास्टिक सर्जन रन कर रहे हैं। ठीक। तो यानी ये अवेयरनेस इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को देना मकसूद है कि जो जल जाता है वो किसी भी चीज़ से जल जाए, वो पानी से जल जाए, आग से जल जाए, केमिकल से जल जाए, इलेक्ट्रिकल इंजरीज हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। तो प्लास्टिक सर्जन है जो उसको शुरू से आखिर तक लेकर जा सकता है उसकी ट्रीटमेंट को। ठीक है। अदरवाइज ये होता है कि ड्रेसिंग्स तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको फिर प्लास्टिक सर्जरी या उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं बर्न के बाद, किसी की नेक ऐसे जुड़ जाती है, बगलें ऐसे जुड़ जाती हैं, हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं, तो उसको करेक्ट प्लास्टिक सर्जन नहीं करना होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर तो कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो हमें स्टार्ट से ही जो है प्लास्टिक सर्जन को रुजू करना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, हम ये देखते थे कि पुराने वक्तों में और आज के दौर में भी, हम जदीद दौर में भी देख रहे हैं, बड़े शहरों की बात करें, गांव देहातों की, कस्बों की बात करें, तो सेम ही हमें केस मिलते हैं कि जब भी कोई जल गया वो फौरी तौर पे टूथपेस्ट लगाएगा या वो नीली पीली दवाइयाँ मल देगा। तो बीइंग अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, आप इसको मिथ समझते हैं, रियलिटी समझते हैं, ये ठीक है या नहीं ठीक? अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि आज के इस पूरे हमारा जो प्रोग्राम है इसमें अगर ये वाला मैसेज लोग ले लें तो मैं समझूंगा कि मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। कि जब भी कोई खुदा ना खास्ता जल जाए तो जो फर्स्ट एड है वो ये है कि 20 मिनट टैप वाटर के नीचे उस हिस्से को वॉश करते रहना है। ठीक है। लोगों में ये मिथ मशहूर है कि पानी डालेंगे तो छाले बन जाएंगे, ऐसे ही, और वो इसकी वजह से टूथपेस्ट लगाते हैं, नमक लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, अंडा लगाते हैं, दूध। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद अपनी लाइफ में हर चीज़ लगी हुई देखी है, नील लगा देते हैं, ऐसे ही। उसका मैं ये कहता हूँ कि उसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप प्लास्टिक सर्जन के पास पहुँचते हैं तो वो प्रॉब्लम ये है कि बर्न की डेप्थ को असेस नहीं कर सकता। आपने कोई भी कलरफुल या कोई भी चीज़ उसके ऊपर लगा दी है तो फिल फॉर उसे ये नहीं पता लग सकेगा कि बर्न की मुख्तलिफ डिग्रीज होती हैं कि वो किस डेप्थ का बर्न है। इसलिए आप 20 मिनट टैप वाटर के नीचे उस हिस्से को वॉश करते रहें और फिर जो है वो कोशिश करें कि एज अर्ली एज पॉसिबल इमरजेंसी में जो है ना वो आप प्रेजेंट हों वहाँ पे। जो है आपको स्टार्ट में तो ज़ाहिर है एक जो भी मेडिकल ऑफिसर है वो देखता है, फिर आप प्लास्टिक सर्जन को जो है ना फर्स्ट एड मिलेगी, फिर आप प्लास्टिक सर्जन को ज़रूर जो है वो कंसल्ट करें। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर साहब के साथ मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ये बात की कि बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन क्या होती है, फिर अगर आप जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, किसी भी तरह से आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट आता है तो उसको क्या, जो घर में आप टोटके करते हैं उनके क्या नुकसानात होते हैं, क्या इसी तरह जो सर्जन है उसको आपके जो वॉन्ड है, जो आपका ज़ख्म है, जो आपका मुतासरा हिस्सा है, उसको देखने में, जज करने में, डायग्नोज करने में कितनी मुश्किलात आती हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने आपको ये पैगाम दिया कि किसी भी तरह की हल्दी लगाना या उसके ऊपर पेस्ट लगाना या नीली पीली दवाइयाँ जो है ना खुद से लगा लेना, उससे बेहतर है कि जब भी कोई आपका बर्न केस होता है, कुछ जल गया है, तो उसको आपने टैप के नीचे, यानी टूटी खोलनी है, नलका खोलना है, ट्यूबवेल है, पानी है, कुछ भी है, तो 20 मिनट या 15 से 20 मिनट उसको नीचे रखें। उसके बाद अगर कुछ छाले बनते हैं, आबले बनते हैं तो परेशान नहीं होना, और किसी भी जो आपके नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल अवेलेबल है तो उसकी इमरजेंसी में जाएँ, तो वहाँ पर वो केस डिफाइन हो जाएगा कि अब ये बर्न यूनिट में जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी के अंडर रहेगा, या आपको फर्स्ट एड दे के आगे रेफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा सर, जैसे एक तो आपका ये बड़ा मैसेज वाज़ेह था कि कोई भी टूथपेस्ट नहीं लगानी, नीली पीली काली दवाइयाँ नहीं छिड़कनी, पानी की और टैप के नीचे रखना है। लोग ये समझते हैं कि जब हम टैप के नीचे कर लेते हैं वो तो बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, उसमें कोई रेशा बन जाएगा, तो क्या ऐसी भी कोई रियलिटी है? अच्छा, इसमें होता ये है कि बर्न की अपनी पैथोलॉजी है कि यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हमारी स्किन बनाई है
ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पूरी बॉडी का। तो ये जब लॉस हो जाएगा तो वहाँ पर जलने की वजह से जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, और उनमें से क्या होता है कि पानी जो होता है वो बाहर निकलता है उन खून की नालियों से। तो हम पानी डालें या ना डालें, छाले बनने ही बनने हैं। ठीक। और ये डिपेंड करता है कि किस डिग्री का बर्न है। सेकंड डिग्री जो बर्न होता है नॉर्मली उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं। ठीक। तो ये जो अवाम में मशहूर है कि पानी डालेंगे तो छाले बन जाएंगे, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक पेशेंट आई मेरे पास, उसकी बेटी जल गई। उसने फर्स्ट एड का कोर्स किया हुआ था उस औरत ने। उसने अपनी बेटी को पानी के नीचे करने की कोशिश की तो उसकी जो सांस थी ना, वो इतना उसने डांटा उसको कि खबरदार तुमने ना इसको पानी। कहती कि मैं ना जानते बूझते हुए भी ना मैं इस कदर बैठी रही, और जब वो मुझे दिखाने आए कि उन्होंने कहा जी वो मेरी सास ने कहा था कि पानी के नीचे नहीं करना वरना छाले बन जाएंगे। यानी कि इस हद तक लोगों का ये मिथ स्ट्रॉन्ग है। हालांकि जब पेशेंट आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ देखिए आपने पानी नहीं भी डाला तो भी छाले बन गए। तो वो छाले बर्न की अपनी पैथोलॉजी की वजह से बनते हैं, ना कि पानी डालने की वजह से बनने की वजह से। अच्छा सर, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि लोग जो पैरालाइज होते हैं, फालज हो गया, उनका कोई हिस्सा रुक गया या कोई हिस्सा ऐसा डैमेज हो गया जैसे कि वो जकड़ा गया, सीधा नहीं हो रहा, तो प्लास्टिक सर्जरी में इसका कोई रोल है? बिल्कुल। ये जो लोग होते हैं जो फालिज ज़दा, बाज़ का ऐसा होता है कि सिर्फ नीचे का धड़ फालिज होता है, ये हरकत नहीं करता। बाज़ का होता है कि कोई बाजू जो है वो बिल्कुल हरकत नहीं करता, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज होती हैं। या बाज़ का ऐसा होता है कि इवन पूरे का पूरा जिस्म जो है वो भी हरकत नहीं करता। तो इसमें ये होता है कि इमीडिएटली उनको जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं ना, उनसे बचाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि इसकी फिजियोथेरापी की जाए। ठीक। यानी बाजू है तो उसको कॉन्टीन्यूस उसकी फिजियोथेरापी करते रहें ताकि नर्व और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी रहे और वो अपनी जगह पर रहें, तो वो कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। लेकिन अगर कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो फालिज है वो ग्रेजुअली कुछ रिकवर कर गया है, कुछ नहीं किया, तो बाज़ का ऐसा होता है कि उन कॉन्ट्रैक्चर्स को फिर हम लोग करेक्ट करते हैं सर्जिकली, प्लास्टिक सर्जिकली। या बाज़ का ऐसा होता है कि उनका हाथ जो है वो आधा काम करना शुरू हो गया, आधा नहीं काम करता, तो वो उसको भी प्लास्टिक सर्जिकली जो है वो करेक्ट किया जाता है। अब दूसरी तरफ जिस तरह अगर बाजू किसी का गिर गया है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज होती हैं, ये बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, उसमें बाजू ऐसे बिल्कुल नीचे गिर जाता है, तो इसमें भी हम लोग मुख्तलिफ ऑपरेशन करके नर्व ट्रांसफ़र्स करते हैं, टेंडन ट्रांसफ़र्स करते हैं, फ्री फंक्शनल मसल ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाजू को हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, अगर 100% नहीं तो अगर 60-70% भी उसमें रिकवरी आ जाती है तो ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ा गेन होता है। तो ये चीज़ें भी प्लास्टिक सर्जन डील करता है। अच्छा सर, इस तरह हमने देखा कि आजकल रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है, लोगों को इंजेक्शन लगा, पट्टे में लग गया या कोई इस तरह के मसाइल, ये बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल है? इसमें पहले तो मैं जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ये मैसेज दूंगा कि दो चीज़ें इसमें अवॉइड करें। इंजेक्शन जो है ना वो हर थड़े से इंजेक्शन ना लगवाएं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी उनको हल्की सी दर्द हुई और वो हर फार्मेसी से गुजरते हुए, हर क्लिनिक से गुजरते हुए कहेंगे मैं टीका ला दे, लेकिन वो जब इंजेक्शन लगाने के बाद उनका हाथ ऐसे गिरता है ना, आप यकीन जाने उनके भी 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो दूसरा ये है कि हमें हर छोटी मोटी दर्द के लिए इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, हमें गोलियों के साथ या उसको मैनेज करना चाहिए, फिजियोथेरापी कर लें, उसकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, थोड़ा मसाज कर लें, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स लगा लें, ताकि हमें इंजेक्शन तक ना जाना पड़े। इंजेक्शन जो होता है ना ये बड़ी स्वेयर डिजीज होती है, उसका हल होता है। ऐसे ही है ना सर कि नहीं बहुत शदीद दर्द है, कंट्रोल ही नहीं हो रही, एक्यूट पेन है और एक्यूट पेन है, जैसे रीनल कोलिक है, यानी एक पेशेंट को पथरी है और वो इतनी शदीद दर्द है वो इंजेक्शन के बगैर ठीक नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उनका हाथ गिर जाता है। इसको रेडियल नर्व पाल्सी कहते हैं। तो इसमें ये होता है
कि अगर तो पेशेंट इमीडिएट हमारे पास आ जाए ना, तो हम उस नर्व को एक्सप्लोर करके उसको न्यूरलाइज करते हैं या उसको वॉश करते हैं, ताकि उसकी रिकवरी आ जाए, उसकी क्विक रिकवरी आ जाए। अच्छा, एक पेशेंट ये होता है कि बाज़ का हमारे पास अर्ली नहीं प्रेजेंट करता, वो महीने बाद प्रेजेंट करता है, 2 महीने बाद प्रेजेंट करता है। तो फिर ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। हम नर्व्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या टेंडन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये टेंडन ट्रांसफ़र की ऑप्शन होती है, ये लाइफ टाइम हमारे पास मौजूद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी से ये वाले पेशेंट्स जो है वो नियर नॉर्मल उनके फंक्शन वापस आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोगों का चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से या बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह लेने से लोगों के नी जॉइंट जाम होना शुरू हो गए। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मेरा तो ये जो ना जोड़ सीधा ही नहीं होता। इसमें हम तो ये समझते हैं जैसे कि आर्थोपेडिक का तो अपना एक रोल है, तो प्लास्टिक सर्जरी इस जोड़ को नॉर्मल शेप लाने में क्या किरदार अदा करती है? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ना, तो खाली जॉइंट एक पैथोलॉजी नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स ओवरवेट भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे, यानी वो जिस्म देखें कि एक हद तक वज़न उठा सकता है, उससे ज़्यादा, यानी आप समझें कि आप किसी जानवर के ऊपर भी वज़न डालेंगे तो वो एक हद तक तो वज़न उठाएगा, उसके बाद वो वज़न नहीं उठा सकता। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं। ठीक। तो वो ओवरवेट होने की वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो प्लास्टिक सर्जन क्या करता है कि इनके वेट रिडक्शन में रोल प्ले करता है। सबसे पहले डाइट से वो कंट्रोल करते हैं, फिर वो अगर नहीं बेहतर होता तो फिर प्लास्टिक सर्जन लाइपोसक्शन या एब्डोमिनोप्लास्टी या इन चीज़ों के साथ, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करते हैं जो कि बैली उनकी बिल्कुल ऐसे समझें कि लटक रही होती है, ढोल की तरह लटक रही होती है। तो उसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए, यानी बाज़ मैंने ऐसे पेशेंट डील किए हैं जो उनको सांस नहीं आ रहा होता, यानी इतना उनका जो है ना वेट बढ़ने की वजह से और बैली जो है ना वो लटक रही होती है कि ना उनसे चला जाता है, ना उनको सांस आ रहा होता है, ना उनसे खाया जाता है, ना पिया जाता है। तो फिर प्लास्टिक सर्जन ये रोल प्ले करता है कि वो जब उनकी बैली को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देता है, तो वो आप समझें कि उनको सुख का सांस आ जाता है कि यार वाकई जो है ना वो एक जो ढोल गले में लटका हुआ था वो उतर गया। उससे फिर जो उनका लो बैक पेन होता होगा वो भी लो बैक पेन, नेक पेन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इम्प्रूव करती जाती है। अच्छा सर, हमारे यहाँ लोगों में एक मिथ होती है कि जी किसी भी जगह अगर कोई गिर गए हैं, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो स्टिचेस लगते हैं, बच्चों में, बड़ों में, चेहरे पे लग गए, किसी भी जगह पे लग गए। अब वो उनके ज़हन में ये होता है ये निशान पक्के बन जाएंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी में इन निशानों को ख़त्म कैसे किया जाता है? अच्छा देखें, यही क्वेश्चन ना पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आके करेगा कि डॉक्टर साहब हम प्लास्टिक सर्जन के पास आए ही इसी वजह से कि निशान नहीं पड़ने चाहिए। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी अभी तक ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको चोट लग गई है, अगर आपको कट लग गया है माथे पे, चेहरे पे, तो प्लास्टिक सर्जन ये कर सकता है कि उसमें रिफाइननेस पैदा कर दे, यानी स्कार बहुत मिनिमम आए और स्टिच के निशान भी ना उसके ऊपर पड़े। ठीक। वरना ही होता है ना कि स्टिच के भी आपने अगर कभी देखा हो, कुछ लोगों को स्टिच हुए हुए तो निशान अलग होता है और साइडों पे स्टिच के निशान अलग नज़र आ रहे होते हैं। तो प्लास्टिक सर्जन ये करता है कि एक तो बहुत फाइन तरीके से, बहुत ही बारीक थ्रेड के साथ उसको सीता है, और फिर उसके बाद जब स्टिच निकल जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कुछ ऐसी करते हैं, सिलिकॉन ट्रीटमेंट होती है, मसाज ट्रीटमेंट होती है कि वो स्कार मिनिमम से मिनिमम नज़र आए। अब ये होता है कि चेहरे पे अगर आपके पास स्टिच लगे हैं, आपने किसी भी जगह से स्टिच लगवाए हैं, तो चेहरे पे जो टांके हैं वो हम 5वें दिन निकाल देते हैं। ठीक है। सर पे जो टांके हैं वो हम 7 से 10वें दिन पे निकाल देते हैं। लिम्स पे भी हम 8 से 10 दिन के बाद स्टिच निकाल देते हैं। तो इस तरह स्टिच निकलवाने से भी निशान नहीं पड़ते, जो है नहीं पड़ते। अच्छा सर, कुछ पेशेंट जो है वो हम देखते होते थे पहले कि उनके अंदर तोतलापन, जुबान का कट जाना, यह वाज़े नज़र आता है जब हम देखते हैं तो जुबान का एक हिस्सा कटा होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी में उस कटे हुए हिस्से को रिपेयर किया जा सकता है, यानी तालू हो गया, टंग, जुबान। इसमें ये डोमेन मुख्तलिफ सर्जन्स नॉर्मली करते हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिक सर्जन का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें जैसे
अगर तो सपोज़ किसी की बाय बर्थ ऐसे है, ज़ुबान ऐसे है, तो ज़ुबान को दोबारा वापस लाया जा सकता है। तालू अगर कटा हुआ है तो उसकी एज होती है कि नॉर्मली हम लोग 9 मंथ की एज में बच्चे की सर्जरी कर देते हैं। इसी तरह होंठ अगर कटा हुआ है तो वो तकरीबन 3 महीने की एज में हम लोग उसकी सर्जरी कर देते हैं। तो ये चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी करने से ये लोग बिल्कुल नियर नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर पुराना कोई मरीज़ है जिसने अपने ऊपर तेज़ाब डाल लिया, जला हुआ है और उसको कोई 10-20 साल हो गए हैं, अब हम देख रहे हैं कि उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है, एक साइड से बॉडी और एक से और है, तो प्लास्टिक सर्जरी में उसको बैलेंस किया जाता है? जी, प्लास्टिक सर्जरी में इसको प्लास्टिक सर्जरी देखें एक तो ये चीज़ है कि ये जो बर्न के पेशेंट होते हैं ना, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं। ठीक है, हमें इनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पहले देनी होती हैं। इनको बताना होता है कि हम इस नहज तक आपको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर हमने आपको नॉर्मलाइज करना है तो मल्टीपल सर्जरीज जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगी। मसलन ऐसे होता है कि जिस तरह आपने कहा कि उसका एक साइड डिफरेंट नज़र आ रही है दूसरी साइड से, तो टिश्यू एक्सपेंशन एक चीज़ होती है। टिश्यू एक्सपेंशन में ये होता है कि हम लोग एक पानी का बैलून होता है सिलिकॉन का, वो बॉडी के अंदर डाल देते हैं नॉर्मल जगह पे और फिर उसको फुलाते जाते हैं पानी डाल के। वो नॉर्मल जगह जब एक्सपैंड कर जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस जगह को, जो जली हुई जगह, वो निकाल देते हैं और उसको एडवांस कर देते हैं। ये यानी एक तरीका है, लेकिन ये मल्टीपल सर्जरीज जो है ना हमें चाहिए होती हैं इसके लिए। या ये होता है कि हम लोग जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से मोटी जिल्द उतार के, इसको फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट कहते हैं, वो उस जगह पे लगाते हैं तो भी वो जगह जो है वो बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाती है। तो बहुत बेहतर किया जा सकता है इनको, बट 100% करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। अच्छा सर, जैसे हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है या इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें हम आजकल इसको मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी या इसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर भी प्लास्टिक सर्जरी का कोई रोल होता है? इसमें ये होता है कि बहुत सारी ऐसी एनॉमलीज होती हैं जो हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट करती हैं, स्पेशली वो तो हम लोग डील करते हैं। जो इनफर्टिलिटी है वो ये होता है कि पहले जो सेक्सुअलोजिस्ट हैं वो लोग डील करते हैं, फिर अगर उसमें नहीं वो चीज़ बेहतर होती तो फिर हम लोग उसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो हम लोग डील करते हैं, जो बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हम लोग इसमें डील करते हैं। जैसे हाइपोस्पेडियासिस हो गया, एपिस्पेडियासिस हो गया, जैसे लोग खुदा ना खास्ता कोई ट्रॉमा हो जाता है, जैसे लिम्फेडिमा हो जाता है इस एरिए का, यानी ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो इस हिस्से की वो हम लोग बड़ी कॉमनली डील करते हैं, वो ट्रीट किया जाता है। अच्छा सर, अब हम देखते हैं कि अक्सर पेशेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनकी उंगलियां बाय बर्थ 2 होती हैं, अंगूठे बाय बर्थ 2 होते हैं, या समटाइम 2-2 3-3 उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जनरल सर्जरी की डोमेन में आता है या प्लास्टिक सर्जरी में? इसको कंजेनिटल हैंड डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं हम सर। तो ये हैंड सर्जरी एक दुनिया की अलग फील्ड है। यानी जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं सिंगापुर एक शॉर्ट सी फेलोशिप के लिए भी गया हैंड सर्जरी की, तो वहाँ पर कंजेनिटल हैंड एनॉमलीज बहुत ज़्यादा है। तो इतना कॉमन ये वाली सर्जरीज, 2 अंगूठे हैं, उंगलियां 2 हैं, उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इवन पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये कंजेनिटल हैंड एनॉमलीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है सर। तो ये प्लास्टिक सर्जरी और हैंड सर्जरी की डोमेन में आता है स्पेसिफिकली। जो जिसका इसमें एक्सपीरियंस है ना, यानी वो हैंड सर्जन या वो अपने आप को इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ उसने गेन की है, वो ज़्यादा इस चीज़ को टैकल कर सकता है, क्योंकि इसमें उस चीज़ को फिर बिल्कुल नियर नॉर्मल हमने बनाना होता है। ऐसे कि जो अंगूठा अगर हमने कट करना है तो जो अंगूठा रह गया है वो भी उतना ही फंक्शन करे जितना उसकी नॉर्मल ऑपोजिट साइड फंक्शन करती है। जो उंगलियां हम सेपरेट करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव करें जैसे उसके हाथ की, दूसरे हाथ की उंगलियां हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हमने कवर करने की कोशिश की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस होगी उनके जहनों में जो सवाल थे मैंने कोशिश की उनकी अक्कासी करने की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, आखिरी 2 मिनट में डॉक्टर शहजाद का पब्लिक के नाम
क्या पैगाम? इसमें प्लास्टिक सर्जरी के मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग उन मिथ्स के ऊपर बिलीव करते हैं लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की तरफ नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है। जैसे कि बर्न के पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी, इसकी ग्राफ्टिंग होगी, तो वो कहते हैं कि ना 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 डॉक्टर साहब, एक जगह ज़ख़म है, आप एक जगह और ज़ख़म बना देंगे तो ये तो हम एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में फंस जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। जहाँ से हम स्किन लेते हैं वो विद इन 2 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो जाती है, और जहाँ हम सर्जरी करते हैं वो भी 2 हफ्ते में भर जाती है। अगर हम उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करते तो महीनों तक वो ज़ख़म चलता चला जाएगा। और जो क्रॉनिक वुंड्स होते हैं, ये लोग बिल्कुल इसमें अवेयरनेस नहीं होती कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करने से वो क्रॉनिक वुंड्स, जैसे लोगों के दिल के बाईपास ख़राब हो चुके होते हैं, लोगों को बेड सोर बने होते हैं ट्रॉमा की वजह से, जिल्द के कैंसर की वजह से, ये लोग आप बिलीव करें हमारे पास इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि बाज़ का हमें आधा आधा जबड़ा उनका काट के फिर दोबारा नए सिरे से उनका जबड़ा बनाना पड़ता है। तो इसमें अगर आपको स्किन की किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी है, कोई आप समझते हैं कि मेरी जिल्द में कोई तब्दीली आ रही है, तगय्युर आ रहा है, मैं जल गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मेरी कोई नर्व डैमेज हो चुकी है, मुझे कोई बचपन से नकाइस है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्लास्टिक सर्जन के पास आप जाएंगे तो वो फिल फॉर प्लास्टिक सर्जरी करके आपको नियर नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे इस प्रोग्राम में बेशुमार चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि जब हम स्टूडियो में होते हैं तो टाइम लिमिटेशंस होती हैं। सर एक समुंदर की तरह थे और मैंने कोशिश की कि मैं उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकालूं जो कि जनरल पब्लिक के लिए ज़रूरी थी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा सर को इनवाइट करेंगे और बाकी जो चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं या बाकी इनके ऊपर जो बात करनी है वो हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में करेंगे। आपको इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो, किसी भी की तरह की कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सर से आप मिलना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को देखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे और सर इमरान शहजाद को और हमारी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।